अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। एक सहाफी जो कहती थी कि खत्म शुद, लेकिन उस पर कोई यकीन नहीं करता था। मैं बात कर रहा हूं गरीदा फारूकी साहिबा की। अब जब जनरल फैज हमीद साहब हिरासत में गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद जो खबरें आ रही हैं, अडियाला से जो खबरें आ रही हैं, बाकायदा जो फौजी जराए हैं वहां से जो खबरें आ रही हैं, उसके बाद गरीदा की बात पर सबको यकीन आ रहा है कि मामला अब खत्म शुद्ध की जानिब बढ़ रहा है। गरीदा हमारे साथ मौजूद है। गरीदा, बहुत बहुत शुक्रिया। गरीदा, पहला ही सवाल मेरा ये होगा, आपको कैसे पता था कि खत्म शुद्ध? बहुत शुक्रिया अदनान। इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर यूट्यूब चैनल और मेरी बहुत सी बेस्ट विशेस, बहुत सी नेक तमन्नाएं, दुआएं आपके साथ। अल्लाह इसको मजीद दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ प्लेजर अगेन वंस अगेन। जो सवाल आपने किया है, देखिए आप भी सहाफ़ी हैं, मैं भी सहाफ़ी हूँ, अरसे दराज से सहाफ़त कर रही हूँ। सो हमारे ताल्लुकात होते हैं, सब लोगों के साथ होते हैं, सियासी लोगों के साथ भी होते हैं, खैर सियासी के साथ भी होते हैं, हर एक के साथ आप बातचीत करते हैं, मुलाकात भी करते हैं। सो ये बतौर सहाफ़ी आपका फ़र्ज़ है, आपकी ज़िम्मेदारी भी है, आपके काम का हिस्सा भी है। सो ज़ाहिर है मामलात पता चलते रहते हैं। सो बहुत से मामलात मुझे मेरे इल्म में थे। जब आप मुस्तकिल मुलाकात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, लोगों से मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, सो आपको आइडिया होता है। और इस वक़्त जो हालात जहाँ तक पहुँच चुके हैं जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद, जिस तरह आपने कहा कि अब सब लोगों को समझ आ चुका है कि मैं क्यों कहा करती थी कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ख़त्म शुद। एक सिस्टम ने एक अडॉप्ट कर ली है पॉलिसी, और वो पॉलिसी है कि नो टॉलरेंस पॉलिसी, कि पाकिस्तान में कोई इंतशार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान में कोई खलफशार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान में कोई इस तरह की सरगर्मियां जो कि रियासत को नुकसान पहुंचा सके, ना तो सरगर्मियां और ना ही उनकी सोच, क्योंकि सोच डेवलप होती है तो उसके बाद इंसान उस पर एक्ट अपॉन करता है। सो ये खैर बहरहाल आपके सवाल का छोटा सा वही जवाब, ताकि आप अपने मजीद सवाल भी कर सके कि आप बतौर सहाफ़ी, ये आई थिंक आपकी एक कॉल ऑफ जजमेंट होती है। सो मेरी कॉल ऑफ जजमेंट ज़रा पहले जो है वो उसने काम शुरू कर दिया था। और आपके सब मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं, आपके मुख्तलिफ ताल्लुकात, मुख्तलिफ मामलात होते हैं। सो जहाँ पर मेरी मुलाकातें हो रही थी, जहाँ पर मैं बात कर रही थी, जहाँ से मुझे खबरें मिल रही थी, जहाँ से मुझे पता चल रहा था कि हालात किस नहज पे जा रहे हैं, किस नहज पे जा सकते हैं, सो मैंने उस पर ज़रा ज़्यादा जल्दी सेंस कर लिया था। सो ये आई थिंक आपके सवाल का एक जवाब हो सकता है। ठीक है गरीदा, आप जब खत्म शुद कहती थी तो आपको ये अंदाजा होता था कि ये मामला जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी या हिरासत तक जा सकता है? क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर आप जनरल फैज की गिरफ्तारी से पहले किसी को भी कहते कि फैज गिरफ्तार हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है शायद उस पर कोई यकीन ना करता। ये अनप्रेसिडेंटेड था। पाकिस्तान की फौज और एक ताकतवर तरीन DGISI रहा हो। मुझे याद है अशरफ जहांगीर काजी का एक केस आया था नैब में। नैब ने उनकी तहकीकात फाइलें खोली थी, लेकिन वो भी उस हद तक नहीं जा सकी थी जिस हद तक जनरल फैज के मामले में फौज चली गई है। तो आपको ये था कि ये मामला इस हद तक जा सकता है, जनरल फैज की गिरफ्तारी तक? नहीं, जनरल फैज़ के हवाले से जो मामला हुआ है, ये सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। और ख़ास तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जब बिठाई थी, जो पहली ISPR ने एक पब्लिकली इसको डिस्क्लोज़ किया था कि जनरल फैज़ के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। वो आई थिंक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, शायद गालिबन प्रेस रिलीज़ में नहीं थी, मुझे इस वक़्त सही तौर पे जी, जी। याद नहीं आ रहा। अप्रैल 2024 में मेजर लेवल की इंक्वायरी का जो है वो ISPR की जानिब से जी। बताया गया। जी, बिल्कुल। सो उस वक़्त से ही सबके लिए सरप्राइज़िंग था, उस वक़्त से भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कोई भी, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो कोई भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये मामला जनरल फैज़ की गिरफ्तारी तक या उनके कोर्ट मार्शल तक जा सकता है। सो येस, दिस वाज़ सरप्राइज़िंग फॉर एवरीबॉडी इंक्लूडिंग माई सेल्फ। लेकिन अब जब आप मामलात को देखते हैं, ख़ास तौर पे जनरल फैज़ के अरेस्ट के बाद से लेके जब आप मामलात का तज्ज़िया करते हैं, जब आप मामलात को जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको लगता है कि अब ये मामला यहाँ तक रुकेगा नहीं, ये इसके आगे तक जाएगा। और जनरल फैज़ के मामलात, चाहे वो DGC रहे हों, चाहे वो DGI थे, वो सब मामलात उनके बहुत पॉल्यूटेड मामलात थे, बहुत गंभीर मामलात थे। वो एक स्टेट विद इन द स्टेट, या आप ये कहें कि जिस तरह नवाज शरीफ कहते थे ना कि स्टेट अबव द स्टेट, तो स्टेट अबव एंड बियॉन्ड द स्टेट, वो अपनी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे कि उनको लगता था कि शायद अब उनके गिर्द ही पूरा पाकिस्तान घूमता है, पूरे पाकिस्तान की रियासत उनके गिर्द घूमती है, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आइन उनके गिर्द घूमता है।
सो ये इंटरेस्टिंगली इनफ, ये आप अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री का मुतालिया करें या आप समझने की कोशिश करें, सो ये सिस्टम को बैलेंस रखने का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका होता है। एक नेचुरल तरीका भी होता है और एक इंसानों का अपना तरीका भी होता है कि आपकी जो पावर है दैट शुड रिमेन अंडर सम चेक, विद इन सम बैलेंस। एक हेजेमनी नहीं क्रिएट होनी चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल की हो, चाहे वो एक एंटिटी की हो, चाहे वो एक ग्रुप की हो, चाहे वो एक स्टेट की हो। देयर हैज टू हैव अ बैलेंस। आपको मालूम है कि जब कोल्ड वॉर के बाद कहा गया कि अब तो पाकिस्तान दुनिया भर में जो है सिर्फ सिंगुलर एंटिटी ही रूल करेगी, सो देन चाइना इमर्ज्ड एज अनदर बैलेंसिंग पावर टू द यूएस। सो ये बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, ये पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर की पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा गरीदा, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि जो इमरान खान का दौरे हुकूमत था, कहा जाता था कि जनरल फैज ही ऑल एंड ऑल है और वो सब कुछ चलाते थे, इमरान खान तो एक मोहरा था या फिर पपेट था, वो कहता था फैज को कह दो और हो जाएगा। अब इमरान खान के दौरे हुकूमत में ना, मैं ये पर्सनल सवाल आपसे कर रहा हूं, आपकी जात से रिलेटेड, उस दौरान आपको टारगेट किया गया, बाकायदा आपके खिलाफ कैंपेन चलाई गई, सोशल मीडिया ट्रेंड्स बनाए गए, टारगेट किया गया, खास तौर पे गरीदा फारूकी जो है वो टारगेट थी। अब जो चीजें खबरें निकल के आ रही हैं कि जनरल फैज बाकायदा पूरा डिजिटल एक फ्री एम्पायर उसने बनाई हुई थी और ये पूरा नेटवर्क चलता था, कुछ यूट्यूबर्स थे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे और पूरे कह लीजिए पूरे एक पूरा मामला था। तो कुछ आपको उस वक्त खबरें मिली थी कि जो मुझे टारगेट किया जा रहा है कहीं ना कहीं, या फिर जनरल फैज की तरफ से कोई पैगाम आया हो, इनडायरेक्टली कोई पैगाम आपको दिया गया हो कि गरीदा जो है वो ये मामला रुक जाएगा, थोड़ा बाज रहो, इस तरह का मामला हुआ था? अब आपने चूंकि ये बिल्कुल जाती नौयत का, बल्कि एक जाती नौयत का, प्रोफेशनल नौयत का आपने ये सवाल कर लिया है, तो मैं चंद चीजें आपके सामने रखती हूँ। और अदनान, आपने चूंकि अपने यूट्यूब चैनल पे ये सवाल किया है, तो मेरा ख्याल है कि मैंने नहीं कहीं और बताया, तो ये आपके ही यूट्यूब चैनल पर मैं सबसे पहले बता रही हूँ कि मुझे नौकरी से निकलवाने की बहुत दफ़ा कोशिश की गई। एक आध कोशिश उसमें कामयाब भी हुई कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही, जिसमें आप बता रहे हैं कि उस वक्त का जनरल फैज जो हैं वो वाली और वारिस थे और वो इस हुकूमत के नाखुदा थे। जनरल फैज के साथ मेरी बराह रास्त एक या दो दफ़ा शायद गुफ्तगू हुई हो, और वो सिर्फ प्रोफेशनल नौयत की थी। उससे ज़्यादा मेरा जनरल फैज के साथ राब्ता या ताल्लुक बराह रास्त नहीं रहा। ISPR के साथ ताल्लुक रहा उस दौर में भी, और जब ये मेरे खिलाफ कैंपेन्स चली जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी शामिल रही, सो मच सो कि कैबिनेट ने मेरे खिलाफ, उस वक्त इमरान खान की काबीना तक ने मेरे खिलाफ कैंपेन चलाई और एक इंतहाई वल्गर, इंतहाई नास्टी किस्म का उन्होंने ट्रेंड चलाया, जी फॉर आगे अब्यूज लिख के मेरे खिलाफ। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिसऑन करने की कोशिश करती थी, एक नाकाम कोशिश की, जी ये हम नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं, उस वक्त आपको पता है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर का एक रियासती बयानिया चल पड़ा था और रियासत ने कुछ रिक्रूट कर लिए थे, कुछ रंगरूट इस मामले के लिए। वोट्स भी उस वक्त बहुत ऑपरेट किया करते थे। सो ये मामलात मुझे पता थे कि कहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्वॉल्व है और कहाँ पर ऐसी कुव्वतें इन्वॉल्व हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ऊपर की हैं। सो वहां पर भी मैंने बहुत दफा कंप्लेंट की कि ये आपके लोग हैं, ये वो 5th जनरेशन वॉरफेयर के रंगरूट हैं जो आप लोगों ने रिक्रूट कर रखे हैं और ये मेरे खिलाफ इस किस्म की कैंपेन्स चलाते हैं, रेप थ्रेट्स देते हैं, डेथ थ्रेट्स देते हैं, क्या क्या कुछ नहीं करते। वो सब आपके सामने है, सब तारीख का हिस्सा है। मेरा कॉलम उस वक्त मैं इंडिपेंडेंट उर्दू में लिखा करती थी, इंडिपेंडेंट उर्दू में मेरा कॉलम बंद करवाने की कोशिश की गई, मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेजेस पहुंचाए गए बिकॉज मैं इमरान खान की हुकूमत की पॉलिसीज पे तनकीद किया करती थी कि आप इसको जरा देख लें, आप अपने अल्फाज को जरा सॉफ्ट कर लें, आप जरा नरम अल्फाज का इस्तेमाल कर लें, मुस्बत अल्फाज का इस्तेमाल कर लें। बहुत हार्श होती है आपके जुमले, बहुत हार्श होते हैं आपके एनालिसिस जो आप कॉलम्स में लिखती हैं। और मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि मुझे निकलवाने की कोशिश की गई मेरी नौकरी से, मुख्तलिफ हीले बहाने अडॉप्ट करके, वो कामयाब भी हुई। सो ये सब कुछ मैंने भी बर्दाश्त किया। उस दौर में सहाफ़ियों पर और भी बहुत कुछ होता रहा, अगवा किया जाता रहा, कत्ल की धमकियाँ दी जाती रही, कत्ल तक किया गया, कोशिश होती रही। अबसार आलम पे जिस तरह अटैक किया गया, जो गोली उनको मारी गई, खुदा ने उनकी जान बचाई। तो ये सब उस स्याह तारीख का हिस्सा है। सो मेरे साथ भी जो कुछ हुआ वो भी सब तारीख का हिस्सा है। बतौर खातून सहाफ़ी
एक मर्द सहाफ़ी को मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी को गोली लगना या किसी को गाली देना, इसका इम्पैक्ट बिल्कुल बराबर होता है। एक गोली आपको जिस्मानी तौर पे ज़ख्मी करती है और एक गाली आपको अंदरूनी तौर पे ज़ख्मी कर देती है और आपको क्रिपल कर देती है, आपको मफलूज, अपाहज कर देती है। मेरे नर्व्स अदनान बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मैं 2014 से इस सब चीज़ को बर्दाश्त कर रही हूँ। 2014 जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इमरान खान का एक नया-नया उरूज, उनकी गुड्डी नई-नई चढ़ी थी और उस वक़्त मैं समा टेलीविज़न पे होती थी और हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता था कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का प्रो चैनल है। ये प्रो पीटीआई चैनल है। उस वक़्त मैं कवरेज किया करती थी अदनान, धरने में मुस्तकिल हम लोग जब लाहौर से निकला धरना, लाहौर में मैंने स्टे किया कई हफ्तों तक और फिर उस स्टे के साथ-साथ लाहौर से जब निकल के इस्लामाबाद तक चला, मैं मुस्तकिल थ्रू आउट रास्ते में कवरेज करती रही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। सो मच सो के रास्ते में कई जगह इमरान खान ने अगर गुफ्तगू करनी होती थी मीडिया को, तो वो सबसे पहले फ़रीदा फ़ारूकी को बुलाया करते थे कि जी वो समा से बुलाएं फ़रीदा को। ओन चौधरी उस वक़्त उनके साथ हुआ करते थे। सो हम मुस्तकिल थ्रू आउट द रूट, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल द लास्ट पॉइंट, इस्लामाबाद में डी चौक, फिर डी चौक पे वो 126 दिन वो कॉन्स्टेंटली हम लोग सिर्फ रात को चंद घंटे सोने के लिए, आराम करने के लिए मैं जाती थी। उसके बाद अल्लाह सुबह से लेके रात तक, तो ये बतौर सहाफ़ी मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस सब को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। और उस वक़्त कहने का मकसद, तमहीद देने का मकसद बात ये है कि मैं आपको एक पिक्चर और आपके जो यूट्यूब चैनल देखने वाले हैं उनको एक पिक्चर प्रेज़ेंट करूँ कि ये मेरी उस वक़्त सहाफ़ती ज़िम्मेदारी या मेरा सहाफ़ती काम ये होता था। सो इसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करती थी और उसके बावजूद इल्ज़ाम लगता था मुझ पे कि जी प्रो पीटीआई हैं, हालाँकि मैं अपना काम कर रही थी सिर्फ। ठीक है। अच्छा लेकिन गरीदा, जिस आप पे एक वक्त में प्रो पीटीआई का भी इल्जाम लगा और एक वक्त में प्रो नून लीग का भी इल्जाम लगा। मुझे याद है बाकायदा ये पीटीआई वाले 2014 में जब आप कवरेज कर रही थी, वो अब तक मेरे जो सीन्स है ना, मनाजिर है, जिस तरह एक मैं जो हमारे मेल रिपोर्टर हैं उनकी तरह आप कवरेज कर रही थी, वो बड़े जो है वो वायरल हुए थे, वो क्लिप्स, वो वीडियोस समा टीवी पे हमने देखे थे। लेकिन उस वक्त आप पे टैग था, आप पीटीआई के हैं। बाद में पीटीआई वालों ने आपको नून का जो है वो कहना शुरू कर दिया। तो एक इंडिपेंडेंट जो सहाफ़ी होता है, उसके लिए ये तमगा होता है कि उसको किसी भी पार्टी से जोड़ा जाए, क्योंकि जो दूसरी पार्टी होती है वो कह रही होती है हाँ यार ये सच बोल रहा है। अब ये बताइए, ये जो मफादात का पूरा मामला था, ये इमरान खान के दौरे हुकूमत में जनरल फैज इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे थे, इमरान खान फैज को इस्तेमाल कर रहे थे, बाजवा फैज को इस्तेमाल कर रहे थे, बाजवा इमरान को इस्तेमाल कर रहे थे। ये जो पूरा तिकोन था, कौन किसको इस्तेमाल कर रहा था? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, सब एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे थे, सबके अपने-अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, एम्बिशंस थे। जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे जो उनको मिली भी, लेकिन अभी जो इमरान खान ने चंद रोज पहले बयान दिया ना, मुझे नहीं मालूम कि आप ये यूट्यूब चैनल पे कब चलाएंगे, ऑन एयर कब करेंगे, इसको आप स्ट्रीम कब करेंगे, लेकिन बहरहाल अभी जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो चंद दिन पहले इमरान खान ने जो बयान दिया है कि जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए फैज के खिलाफ कोई गेम की या मेरे खिलाफ कोई गेम की, तो यही खान साहब तो खुद जनरल बाजवा को ताहियात एक्सटेंशन देना चाहते थे वापस आने के लिए अपनी हुकूमत में या अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। तो इमरान खान साहब की तो सियासी तौर पे किसी बात पे एतबार नहीं किया जा सकता। वो आज कुछ और कहेंगे, बल्कि एक लम्हे में कुछ कहेंगे, अगले ही लम्हे में वो उससे यू टर्न लेके कोई दूसरी बात करेंगे। सो ये तीनों लोग जो एक ट्रायंगल थी, जनरल बाजवा, जनरल फैज और इमरान खान की, तीनों एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे थे। इमरान खान तवील अरसे तक डिक्टेटरशिप की तरह हुकूमत करना चाहते थे और वो तो कह चुके थे कि मेरे अलावा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के पास। लेकिन जब मैंने पहले आपसे बात की ना कि बैलेंस ऑफ पावर बहुत जरूरी है, तो एस्टैब्लिशमेंट को भी इस बात का इदराक है कि अनचेक्ड पावर किसी की भी सिस्टम को सूट नहीं करती। अच्छा, ये जो इमरान खान कहते थे मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, शायद ये जनरल बाजवा और जनरल फैज ही इमरान खान को बताते थे कि बस आपके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इमरान खान को ये लगता था। नहीं, इसमें इमरान खान खुद कफील है माशाल्लाह, बहुत खुद कफील है। वो इस किस्म की जो एक इल्यूजन माइंडसेट है ना, उसमें वो खुद कफील है माशाल्लाह। सो मेरा ख्याल है कि इमरान खान की अपनी जाती सोच भी यही रही कि वो एक तवील अरसे तक डिक्टेटरशिप की तरह, आपको याद है इमरान खान के दौर में सदारती निजाम की बातें शुरू हो गई थी, बल्कि बातें ही नहीं, इस हद तक वो स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स चले गए थे कि लगता था कि बस आज आया सदारती निजाम के कल आया। तो वो उसके पीछे क्या सोच थी? उसके पीछे इमरान खान की यही सोच थी कि वो एक तवील अरसे तक इस मुल्क में बादशाहत की तरह हुकूमत करना चाहते थे।
जनरल फैज के अपने एम्बिशंस थे, वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। जनरल बाजवा के अपने एम्बिशंस थे, वो एक्सटेंशन हासिल करना चाहते थे। एक एक्सटेंशन उन्होंने ले ली थी, दूसरी एक्सटेंशन की भी वो ख्वाह थे। और जनरल आसिम मुनीर की जब तैनाती हुई, सो मेरी एक बहुत अहम तरीन और ताकतवर तरीन शख्सियत से मेरी गुफ्तगू हुई, बात हुई इस मामले पे। सो उन्होंने जो फ्रेज इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि ये मामला इस तरह से था कि हमने सुई के नाके में से ऊंट गुजारा। ये इतना मुश्किल हो गया था मामला जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के हवाले से आर्मी चीफ के, कि हमने ये मामला यहाँ तक पहुंच गया। कुछ भी हो सकता था मुल्क में, कुछ भी हो सकता था, आप ये समझते। इतने हालात संगीन, इतने खतरनाक हो चुके थे, लेकिन बहरहाल उनको संभाला गया, मामलात को ठीक किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बने और उसके बाद मामला ठीक हुए। एक और इंटरेस्टिंगली चीज़ मैं आपको आपकी याद दिलाने के लिए कि जब जनरल नदीम अंजुम का तैनाती होनी थी और उस वक्त जनरल फैज रिलिंक्विश नहीं कर रहे थे ड्यूटीज़ अपनी और समरी नहीं भेजी जा रही थी, समरी पे दस्तखत नहीं हो रहे थे इमरान खान की तरफ से, वो खबर भी मैंने ब्रेक की। उसको मैंने फिर भी अपनी सहाफती जिम्मेदारियों को मद्देनजर रखा, बिकॉज खबर मेरे पास सोर्स के थ्रू आ चुकी थी और मैंने कंफर्मेशन के लिए उस पर सबूत मांगा कि मुझे सबूत भी साथ चाहिए, और सबूत भी मेरे पास आ गया कि समरी पे दस्तखत नहीं हुए। लेकिन चूंकि मामला इंतहाई संगीन था, तो मैंने उसको एक एहतियात के साथ, सहाफती जिम्मेदारी के साथ मैंने उसको ट्वीट जरूर कर दिया कि समरी पे अभी दस्तखत नहीं हुए और ये मामला गंभीर हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने ये ट्वीट किया और उसके बाद मेरा फोन इट ब्लू अप with the calls and with the messages, threatening calls, threatening messages, कि आपने ये खबर कहाँ से दे दी, इस खबर को टेक डाउन करें, ट्वीट को डिलीट करें। लेकिन चूंकि मुझे अपनी खबर पे यकीन था, मेरे पास सबूत भी मौजूद था, मैंने कहा जी मैं इस खबर पे स्टैंड करूंगी, आपको जो करना है आप उस पर कर लें। और फिर वो खबर चंद ही हफ्ते, उसमें हार्डली एक हफ्ता लगा, वो खबर साबित हो गई कि समरी पे दस्तखत नहीं हुए। और फिर जनरल बाजवा की मुलाकातें इमरान खान के साथ, बनी गाला की मुलाकात भी हुई जहाँ पे तलखी हुई, जिसका अभी इमरान खान ने चंद दिन पहले हवाला भी दिया कि मेरी जनरल फैज को हटाने के मामले पे बहुत तलखी हुई जनरल बाजवा से। तो ये वही मुलाकात थी जब मेरे ख्याल है कि रात गए जनरल बाजवा बनी गाला गए थे और वहाँ पे बहुत शदीद तलखी हो गई थी, और उस तलखी की भी खबरें मेरे पास है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो गैर मुनासिब होगा, क्योंकि दोनों बहरहाल एक आर्मी चीफ का ओहदा है और एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ओहदा है। तो बतौर सहाफ़ी इस ओहदे के वकार का हमें जो है एहतराम करना चाहिए, लेकिन वो तलखी बहुत 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 खतरनाक थी। अच्छा ये बताइए गरीदा के जनरल फैज की जो गिरफ्तारी है, क्योंकि आपके तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ ज़राए हैं उनसे भी बात होती होगी, तहरीक इंसाफ के अंदर क्या मैं कह सकता हूँ सोग का समा है, मातम का समा है, या बस अब वो कह रहे हैं कि मामलात तो सारे उलट हो गए हैं? और जो इमरान खान हमें जनरल फैज की गिरफ्तारी से पहले नजर आता था मुख्तलिफ मीडिया इंटरेक्शन में, अब जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद वो क्या मामलात होंगे तहरीक इंसाफ और इमरान खान? एक बहुत बड़ी सपोर्ट इमरान खान के पीछे से हट गई है, बिल्कुल हट गई है। और आप देखें ना, इस सपोर्ट के जहां पर भी डांडे मिल रहे थे, जहां पर भी कनेक्शंस मिल रहे थे, फॉर एग्जांपल जो सहूलतकारी अडियाला जेल में हो रही थी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो गिरफ्तार हुए, उनका पूरा नेटवर्क जो गिरफ्तार हुआ, कि वहाँ पे फोन कॉल्स प्रोवाइड की जा रही थी, वहाँ पर व्हाट्सएप मैसेजेस प्रोवाइड किए जा रहे थे, हर किस्म का पैगाम इमरान खान दिया करते थे जेल में से, और वो ना सिर्फ जनरल फैज तक पहुंचता था बल्कि बाकी लोगों तक भी पहुंचता था, और बाकी लोग फिर उसको पार्टी में आगे डेलीगेट एंड रेलीगेट किया करते थे, उस पर अमल किया जाता था। इस वक्त जो मेरी इत्तलात के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक, जो 9 मई का लिंक है वो बहुत स्ट्रांगली एस्टैब्लिश हो चुका है, जनरल फैज के साथ भी, इमरान खान के साथ भी और दीगर लोगों के साथ भी। ये मैं अपनी खबर दे रही हूँ। ISPR की जो प्रेस रिलीज है वो फिलहाल, या ISPR का जो एक सरकारी जो उनका इंफॉर्मेशन है, वो सिर्फ कहता है जी फोमेंट की गई इंस्टेबिलिटी। अब वो इंस्टेबिलिटी इदारे के अंदर फोमेंट की गई, इदारे के बाहर की गई, क्या उसका लिंक बनता है कि नहीं बनता, फिलहाल ISPR सरकारी तौर पे इस पे खामोश है। लेकिन मामला है वही, फौज के अंदर म्यूटिनी इंस्टिगेट करने का,
वायलेंस इंसाइट करने का 9 मई। सो इमरान खान के पीछे से एक बहुत बड़ी सपोर्ट हट गई है। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ आपको एक हेडलेस चिकन के तौर पे नजर आएगी, जिसकी ना कोई कल होगी सीधी, ना कोई सर होगा, ना कोई पैर होगा। और वही चीज जहां से आपने अपने इस यूट्यूब गुफ्तगू का आगाज किया है कि इस वक्त इमरान खान समेत पाकिस्तान तरीके इंसाफ खत्म शुद्ध हो गई है। आपको बिखरती हुई नजर आएगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ, शहराजा इसका बिखरता हुआ नजर आएगा। इसकी कोई पॉलिसी आपको नजर नहीं आएगी। टामक टोइयां, जैसे अंधेरे में टामक टोइयां मारते हैं ना, सो आपको वैसे ये पार्टी ऑपरेट करती हुई नजर आएगी। खैबर पख्तूनख्वा में बैड गवर्नेंस की सूरत हाल है। अभी चंद दिन पहले, कल परसों, वो शकील अहमद खान जो करप्शन के इल्जामात पे वो छोड़ गए, निकाले गए। सो आप ये भी देखें कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को 12 साल हो गए हैं केपी के अंदर, लेकिन वहां से करप्शन की कहानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बैड गवर्नेंस वहां पे इतनी सीप इन कर गई है हुकूमती सिस्टम के अंदर, पूरे केपी के प्रोविंशियल सिस्टम के अंदर, कि उसने इंतहाई रोटन कर दिया है इस सारे मामले को। फिर अच्छा गरीदा, हम बैक टू द जनरल फैज। एक सवाल, जब आप ये कहती हैं ना कि जनरल फैज का ताल्लुक 9 में से जुड़ता है या वो उसके शवाहिद हैं, एक सवाल जो एक आम सा बंदा, शायद जिसको इतनी सियासत की समझबूझ ना हो, बैकग्राउंड ना पता हो, वो एक ये नाइफ सा सवाल है, वो ये करेगा, यार अगर फौज को पता था, साल गुजर गया है 9 मई को, तो पहले जनरल फैज को क्यों हिरासत में नहीं लिया गया या गिरफ्तार नहीं किया गया? इसका क्या आप रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, फौज जो है वो अपनी या किसी और की विम्स एंड विशेस या नी जर्क रिएक्शन पे ऑपरेट नहीं करती। पाकिस्तान तरीके इंसाफ एतराज करती है कि जी अगर 9 मई को आपकी तरफ मॉब आ रहा था तो आपने रोका क्यों नहीं? कोर कमांडर हाउस के अंदर कैसे चले गए? आपने रोका क्यों नहीं? तो उसका सीधा से जवाब ये है कि फौज नी जर्क रिएक्शन पे ऑपरेट नहीं करती। फौज की एक ऑपरेशनल स्ट्रेटजी होती है, फेज वाइज ऑपरेशनल स्ट्रेटजी होती है, उसको मनहूस खातिर रखना होता है। और फौज कभी भी अपने लोगों पे गोली नहीं चलाती। जो 9 मई का पूरा प्लान था वो यही था कि जी आप पूरे पाकिस्तान में मिलिट्री इंस्टॉलेशन या जो भी हैं तंसीबात, वो आप जानते हैं अदनान, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उस पर अटैक किया जाए, फौज गोली चला देगी, लोग मरेंगे, इंतशार हो जाएगा, फौज के बाहर से, फौज के अंदर से प्रेशर डेवलप होगा और फिर आर्मी चीफ का तख्ता उलट दिया जाएगा। सो इन सब चीजों के शवाहिद बाहर से भी और अंदर से भी एस्टैब्लिशमेंट मुसलसल इकट्ठे कर रही थी। ये ऐसा नहीं है कि जी ये जो जनरल फैज की गिरफ्तारी आपको नजर आई है या कोर्ट मार्शल तक सूरत हाल पहुंची है, ये दिस इज नॉट अ स्टोरी ऑफ अ फ्यू डेज और ऑफ अ फ्यू वीक्स। दिस हैज बीन एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। और फौज में हर चीज बहुत मेटिकुलस अंदाज में हो रही होती है, प्रिसाइज हो रही होती है, डिटेल्ड एंड कम्प्रीहेंसिव हो रही होती है, क्योंकि वहां पे कोई हवाई फायर नहीं हो रहे होते जैसे अनफॉर्चुनेटली हमारे रेगुलर जस्टिस सिस्टम में आपको नजर आते हैं कि जी बंदा गिरफ्तार कर लिया, तफ्तीश आपके पास है नहीं, सबूत आपके पास है नहीं, बाद में बंदे आपको छोड़ने पड़ते हैं। सो ये सूरत हाल नहीं होती। अच्छा, जस्टिस सिस्टम की आपने गरीदा बात की ना, तो ये बताइए कि हमने देखा अब फौज जो है वो अपने अंदर, वो कहते हैं ना, जर्नल और जजेस जो हैं वो हर एहतसाब से बाहर होते हैं। जर्नलों का एहतसाब तो हम देख रहे हैं, क्या ये जजेस जो है इनकी भी पकड़ होगी, ये जो जिस तरह सहूलतकारी करते रहे? अच्छा, ये चीज अदनान मेरा ख्याल है कि इस एक मिसपरसेप्शन को दूर करने की जरूरत है। हमारे यहाँ ये जबान ज़द-ए-आम है, एक आप कह लें कि एक पब्लिक सेंटिमेंट है कि जर्नैल का एहतसाब नहीं होता। आप हिस्ट्री निकाल लीजिए कि फौज ने कब कब किस किस जर्नैल का, किस किस आला तरीन अफसर का अपने एहतसाब किया है। फौज के अंदर आपको मिसालें नजर आ जाएंगी, लेकिन क्या आपको अदलिया में कोई भी ऐसी एक मिसाल नजर आएगी? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कम से कम जितना मुतालिया मैंने कर रखा है, मुझे नहीं नजर आता कि अदलिया ने अपने अंदर किसी जज का एहतसाब किया हो। क्या हुआ है कभी अदनान? आप मुझे इससे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं हुआ ना पाकिस्तान भुट्टो की। भुट्टो केस आप देख लीजिए, अभी भुट्टो केस है ना, उसमें क्या किया इन्होंने, किसी जज को जो है, जिन्होंने फांसी दी थी भुट्टो को, उनके खिलाफ ही कोई फैसला दे देते, उन्हें कोई सजा ही सुना देते, गायबाना सजा। एग्जैक्टली माई पॉइंट कि 70-80 साल की हिस्ट्री में आपको फौज के अंदर, ठीक है आप ये बात करें, आप तनकीद करें कि जी फौज अपने बंदे को अपने से बाहर नहीं देती और बाहर कहीं एहतसाब नहीं करने देती, ठीक है ये बात आपकी दुरुस्त है, ये तनकीद आपकी दुरुस्त हो सकती है, लेकिन फौज कम से कम अपने अंदर तो एहतसाब करती है ना। चाहे जर्नैल हो, चाहे कोई मेजर जर्नैल हो, चाहे कोई कर्नल हो, लेफ्टिनेंट कर्नल हो, मेजर हो, कोई भी हो, ऊपर छोटे से लेके बड़े तक सबको अपने अंदर, इदारे के अंदर अकाउंटेबल तो ठहराती है ना। उसकी मिसालें कई आपको नजर आ जाएंगी।
अदलिया में आज तक ऐसा कोई एहतसाब नहीं हुआ। फिर मैं डेमोक्रेट हूँ, I believe in democracy. I believe in the supremacy of the parliament and the constitution and the people of Pakistan. लेकिन क्या पार्लियामेंट ने भी अपने अंदर कभी एहतसाब किया है कि हम जो डिलीवर नहीं कर पाते, जो बैड गवर्नेंस की सूरत हाल है, उस पर खुद अकाउंटेबिलिटी करें? हमारे सियासतदानों को ठीक है, शिकवा होता है कि जी फौज आ जाती है, माशाल्लाह लगा दिया जाता है, नैब के जरिए हमें पकड़ लिया जाता है, झूठे सच्चे केसेस, ये सब बातें दुरुस्त हैं। लेकिन क्या सियासतदानों ने अपने अंदर मुखलिस होके कभी एहतसाब किया है कि जी हम डिलीवर करने में नाकाम हुए, इस अरसे में हम अवाम को डिलीवर नहीं कर पाए, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी? सो ये दीगर इदारों को भी देखना पड़ेगा और खासतौर पे अदलिया पे उंगलियां फिर उठ रही हैं एक बार फिर। और आपने अदनान बिल्कुल दुरुस्त कहा, जुल्फ़िकार भुट्टो का जो केस है वो अदलिया की तारीख के स्याह तरीन केसेस में से एक है। फिर हमारे एक मोहतरम जस्टिस इफ्तिखार चौधरी हुआ करते थे, रिकॉर्डिक का कितना नुकसान पहुंचा के चले गए वो। फिर जस्टिस साकिब निसार साहब, उनके दौर में किस तरह जलील किया जाता था लोगों को, मैंने खुद उनकी अदालत को भुगता हुआ है। और जो उस वक्त उनके गुमाश्ते वहां बैठे होते थे, जैसे साकिब निसार साहब की तारीफों में जो गुमाश्ते हमारे गुमाश्ते नुमा सहाफी जो उस वक्त बैठे हुआ करते थे, उन्होंने मेरी तहकीर में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो आज तक गलत रिपोर्टिंग कर करके उस चीज को जो है ना प्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैंने एक खातून होते हुए साकिब निसार की अदालत को फेस किया, उनकी तरफ से जो ह्यूमिलिएट किया जाता था लोगों को, उसको भी बर्दाश्त किया, बिकॉज मैं अपने आप को नहीं, अपने इदारे को रिप्रेजेंट कर रही थी। और अगर हम उस वक्त वो मेलो एंड मीक एटीट्यूड अडॉप्ट ना करते, तो उस वक्त जिस इदारे में मैं काम कर रही थी वो इदारा बंद कर दिया जाता। अच्छा, ये बताइए, आपने साकिब निसार का नाम लिया है और फैज की गिरफ्तारी के बाद साकिब निसार का नाम फ्लोट हो रहा है कि वो गिरफ्तार हो सकता है, तो क्या साकिब निसार भी, क्योंकि टॉप सिटी तो बराह रास्त ताल्लुक है ना साकिब निसार का, तो वो अपने चैम्बर में वो जो कुछ करते रहे थे, तो साकिब निसार की गिरफ्तारी हो सकती है या ये एक कह लीजिए आउट ऑफ क्वेश्चन है? नहीं अदनान, ये खबर मैंने ही दी थी, इसको मैंने ट्वीट किया था कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप हो गया है बिटवीन जनरल फैज एंड जस्टिस साकिब निसार एंड रिगार्डिंग टॉप सिटी भी और दीगर बहुत से मामलात के हवाले से। टॉप सिटी सिर्फ उसका एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। सो गिरफ्तारी यकीनन जहाँ तक मेरी इत्तलात है ज़राए के मुताबिक मुमकिन थी साकिब निसार की, लेकिन साकिब निसार मुल्क से निकल गए, मुल्क से रवाना हो गए 7 अगस्त को ही। यहाँ से दुबई गए, दुबई से फिर वो लंदन, इस वक्त वो लंदन में मौजूद है। फिर जब मैंने ये खबर दी तो हमारे लंदन में मौजूद जो हमारे कॉलीग्स हैं सहाफ़ी, उन्होंने फिर रब्ता किया, फिर वो खबरें वगैरह जो है वहाँ से आना शुरू हो गई। उससे पहले किसी को मालूम नहीं था कि साकिब निसार लंदन में हैं जब तक कि मैंने वो खबर नहीं दे दी थी। साकिब निसार के खिलाफ इस वक्त शवाहिद बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है बिटवीन जनरल फैज एंड साकिब निसार। तो ये मामला सिर्फ मिलिट्री के अंदर के लोगों तक महदूद नहीं रहेगा। अभी आपसे पहले मैं न्यू टेलीविजन पे रिकॉर्डिंग करवा रही थी, वहां पर भी मैंने खबर दी कि इस वक्त कोई 7 से 8 लोग गिरफ्तार हैं जनरल फैज वाले मामले पे, एंड नॉट नेसेसरली दैट ऑल ऑफ देम आर मिलिट्री पर्सोनल। ये बहुत अहम चीज है। दूसरा, इसका दायरा कार इस वक्त अगर गैर सियासी लोगों तक है तो सियासी हलकों तक भी फैल सकता है, बिकॉज आप एक को गिरफ्तार करते हैं वो 10 के नाम बताता है, आप 10 को गिरफ्तार करते हैं शवाहिद की बुनियाद पे वो 50 के नाम बताते हैं। सो ये इस तरह से पूरे का पूरा एक जो नेट है वो फैलता चला जाता है, तो इसमें लोग सारे पकड़ में आते जाएंगे। अब साकिब निसार के हवाले से देखना ये है, बतौर सहाफ़ी मैं भी देख रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ। उन्होंने बताया है सहाफ़ियों को कि वो 2 हफ्तों में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। सो लेट्स सी कि वो पाकिस्तान वापस आते हैं, साकिब निसार के नहीं आते। अगर नहीं आते तो उसका मतलब साफ वाज़ेह हो जाएगा, और अगर आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी कम अज़ कम जहाँ तक मुझे नज़र आता है, जो मेरी इत्तलात हैं ज़राए के मुताबिक, गिरफ्तारी तो उनकी यकीनी है। अच्छा, आखिरी सवाल गरीदा मैं आपसे करूंगा। इमरान खान अडियाला जेल में हर समात के दौरान कहते थे मैं मर जाऊंगा, जो है वो मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। तो फैज की गिरफ्तारी के बाद आपको लग रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी गई कि इमरान खान साहब को फ्रिज चाहिए, वो फ्रिज इसलिए चाहिए था कि खाना खराब हो जाता है और खाना खराब हो जाए तो पेट खराब हो जाता है। गुज़िश्ता 1 साल से वो पेट बिल्कुल दुरुस्त था, बिल्कुल जबरदस्त था, लेकिन अब ये कार्रवाइयां होनी शुरू हुई तो फ्रिज की जरूरत पड़ गई। तो खान साहब आपको मुल्क से बाहर जाते हुए या किसी अस्पताल जाते हुए नजर आ रहे हैं? ये सिर्फ खाना खराब नहीं, ये खाना खराब होने जा रहा है अदनान हुसैन साहब। जहां तक इमरान खान के पाकिस्तान से बाहर जाने का, मेरा नहीं ख्याल कि उनको ऐसे कोई ऑफर होगी। अगर उनकी ख्वाहिश हो भी, जो हो सकती है,
पाकिस्तान में हर सियासी कैदी की ये ख्वाहिश रही है, जो भी सियासतदान कैद रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है गरीदा, मेरा ख्याल है उन्हें लंदन जरूर जाना चाहिए। बेटी उनका इंतजार कर रही है, उनकी बेटी। इस पर नो कमेंट्स। केस अलग से चल रहा है, टिरियन वाइट का दोबारा से स्टार्ट होने के इम्कानात भी मौजूद हैं। 6 जजेस का खत भी इस हवाले से मौजूद है जिस पे इंक्वायरी होनी थी, उसमें टिरियन वाइट केस का ही हवाला था। लेकिन सिस्टम भी इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है इमरान खान को ऑफर करने में या उनको पाकिस्तान से बाहर भेजने में। या तो हो ना कि सिस्टम के अंदर कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो, सिस्टम में कोई चाहता हो। सिस्टम इज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन लेटिंग एनी डील बी गिवन टू इमरान खान। तो फिर हम इस इंटरव्यू को इख्तिताम करते हैं, जब हमने शुरू किया था। दोबारा मैं कह सकता हूँ खत्म शुद? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं। इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ खत्म शुद होने के बिल्कुल करीब पहुंच गए। बहुत बहुत शुक्रिया गरीदा, आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका।